नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। मैं हूं पंकज शर्मा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और बिजनेस स्टैंडर्ड में एडिटोरियल डायरेक्टर श्री ए के भट्टाचार्य जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मीडिया बदल रहा है, सारा कुछ, तो बिजनेस जर्नलिज्म में भी काफ़ी चेंजेज आ रहे हैं। तो किस तरह की बिजनेस जर्नलिज्म में चुनौतियां हैं, इसकी दशा और दिशा क्या हो सकती है, और जो बिजनेस जर्नलिज्म में कैरियर देखना चाह रहे हैं युवा, उनको किस तरह की तैयारी पर फोकस करना चाहिए, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे के भट्टाचार्य जी से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू सर। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा था कि आपने मीडिया में, आपको काफी लंबा समय हुआ है, आपने शुरू में टीचिंग भी की है, शायद पढ़ा है ना, तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि किन किन पड़ावों से होकर आप यहाँ तक आए हैं, कहाँ कहाँ आपका कैसा सफर रहा, ताकि एक बेसिक जानकारी लोगों को। देखिए, शुरुआती दौर में मैंने 1 साल का अध्यापना किया है, पर जो उस जमाने की, जो 1970 की जो दशक जो था, उस समय लोगों के पास नौकरियों की जो एमए पास करता है, उसके बाद नौकरियों की जो ऑप्शंस होती हैं वो काफ़ी लिमिटेड थी उस ज़माने में। उस ज़माने में इधर आप सिविल सर्विस में जाएंगे या पढ़ाने जाएंगे या पत्रकार बन जाएंगे, ये ऐसे ही प्रोफेशन ज़्यादा थी अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं। तो मैं तो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से था, तो मेरे लिए पहले 1 साल मैंने अध्यापना की। उसके बाद जरा थोड़ा बहुत मुझे अध्यापना में उतनी रुचि नहीं थी मेरी, तो मैंने अपनी दूसरी जो ऑप्शन जो थी वो थी जर्नलिज्म। उसमें मैं इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में मैं चला गया। उसके बाद 10 साल वहीं पे मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस में था। उसके बाद 5-6 साल इकोनॉमिक टाइम्स में था। उसके बाद 2 साल पायनियर में था। उसके बाद से मैं बिजनेस स्टैंडर्ड में हूँ। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, पर जो जर्नलिज्म का जो मेन जो चार्म रहा है वो भी था, अब भी है, और मेरे ख्याल से ये चार्म रहेगा। और जब तक जर्नलिज्म रहेगी, जब तक इस दुनिया रहेगी। जी जी, आपने जैसा बताया करीब 4 दशक का आपका एक्सपीरियंस है बिजनेस जर्नलिज्म में, और जर्नलिज्म भी काफ़ी बदल रहा है। तो इतने समय में आपकी नज़र में कितने बड़े बदलाव बिजनेस जर्नलिज्म में हमें देखने को मिले हैं? देखिए, एक तो जो बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव ये आया है कि जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी, उस समय जो बिजनेस जो राइटर होता था, और उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था। उसको, मतलब वो फ्रंट पेज में कभी आता ही नहीं था जनरल अखबार में। उनके लिए एक अलग छोटा सा एक आधा पन्ना होता था, उसके अंदर वो पीछे बैठ जाते थे। कभी कभी स्टॉक मार्केट की खबरें होती थी, और इकोनॉमी भी काफ़ी क्लोज्ड थी। तो उससे क्या होता है कि उसमें इकोनॉमी में जो चॉइसेस, जो ऑप्शन होती है, नहीं थी। पर आस्ते आस्ते जब इकोनॉमी खुलता गया, जिसमें उदारीकरण जो हुआ, उदारीकरण के देखते देखते आस्ते आस्ते, और स्टॉक मार्केट को भी ओपनिंग हुआ, इंडियन कॉरपोरेट्स भी आस्ते आस्ते अपने जो उसमें उनका जो प्रसार हुआ, जो उनका, उससे भी इस बिजनेस जर्नलिज्म में काफ़ी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। और 1990 के बाद तो और भी बढ़ गया जी। पर उसके साथ साथ इसका भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज ये रहा है कि जो बिजनेस जर्नलिज्म के लिए, फाइनेंशियल जर्नलिज्म के लिए जो हमारे जो पत्रकार जो हैं, उनकी ट्रेनिंग और स्किलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत हो गई। क्योंकि ये पत्रकारिता, ये आम पत्रकारिता की तरह नहीं है। इसमें काफ़ी थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत डेटा की ज़रूरतें हैं, और मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़ चाहिए, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ और भी ज़्यादा चाहिए। क्योंकि जो आप जब पत्रकार, फाइनेंशियल जर्नलिज्म जब आप कर रहे हैं, तब आप ऐसे विषय से आप उसको, आपका जो इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करना है आपको, जो चीज़ मतलब सरल नहीं है, तो वो उसको सरल बनाना, वही एक पत्रकार का प्रधान काम है। तो वो उसको करने में जो चैलेंज होती है, वो बहुत बड़ी चैलेंज होती है। आजकल हम देख रहे हैं कंटेंट की बहुत भरमार है, तो ऐसे में हम हाई क्वालिटी का कंटेंट अपने पाठकों को दें, और जिसमें विश्वसनीयता भी शामिल हो। तो किस तरह की उसमें चुनौतियां हैं, किस तरह के उसमें अवसर हैं? इसके अलावा हम एक ये और देख रहे हैं, इसी में एक छोटा सा सवाल और है कि ऑटोमेशन भी आ गया, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया, तो ये किस तरह से बदल रहे हैं? देखिए, ऑटोमेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो मैं कहता हूँ कि वो एक हमारे लिए एक चुनौती नहीं है, क्योंकि
वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जी अपॉर्चुनिटी इसलिए ये है कि जैसे हमने देखा है कि पहले जब हम टाइपराइटर में जब हम टाइप स्टोरी क्या करते थे, जब हम कंप्यूटर में गए तब हमने ये देखा कि जो हमारी जो मेंटल डिसिप्लिन जो थी वो थोड़ी बहुत छोटी हो गई। मतलब टाइपराइटर में स्टोरी लिखने के वक्त, ये टाइपराइटर में काम करने के वक्त जी जो मेंटल डिसिप्लिन की ज़रूरत थी वो जब कंप्यूटर में जो स्टोरी लिखते हैं वो उतनी कम हो गई, क्योंकि आप एक पैरा लिख रहे हैं उसके बाद बदल दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मेंटल डिसिप्लिन के जो परिवर्तन जो हुआ है उसको आप दो तरफ से देख सकते हैं कि अरे भाई अब तो जर्नलिस्ट क्या है, जो मर्जी लिख देता है उसके बाद उसको एडिट कर देता है 2 मिनट में। वो पुराने वाला जर्नलिस्ट में जो रिगर था वो खत्म हो गया। तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नई टेक्नोलॉजी या जो भी नई टेक्नोलॉजी आएंगी उससे हमें ये देखना पड़ेगा उसका हम इस्तेमाल कैसे करें। जी जैसे कि एक मान लीजिए जो हम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कटिंग द टी एंड डॉटिंग द आई, जैसे एडिटिंग, जो बेसिक एडिटिंग जो होती है, मैं समझता हूँ अगर बेसिक एडिटिंग अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा हो सके तो आप और हम जो एडिट करेंगे वो और भी रिफाइंड एडिटिंग करेंगे, जी वैल्यू एडेड एडिटिंग करेंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी इससे नौकरी मैं समझता हूँ एक तरह की नौकरी घटेगी और दूसरी तरह की नौकरी बढ़ेगी। तो हमें ऐसा ही कोई डर से डरना नहीं है, क्योंकि ये जो नई टेक्नोलॉजी से हमारी जो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। हाँ, चेक्स एंड बैलेंसेस जिसे हम गार्डरेल्स कहते हैं उसकी बहुत सख्त ज़रूरत होगी। जैसे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर मान लीजिए एक आर्टिकल लिख लेते हैं जी और कहते हैं कि यह मेरी आर्टिकल है, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी के पास उसका भी एक इलाज है। जी तो टेक्नोलॉजी काफ़ी अहम रोल इसमें निभा रही है और फायदेमंद भी रहा है। दूसरा, एक आप कॉलम लिख रहे हैं लंबे समय से, राइसिना हिल्स, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इसकी प्रेरणा, इससे किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इससे कुछ? देखिए, राइसिना हिल का मतलब है कि हमारी जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो है, जी जब ब्रिटिश सरकार ने जब 1911 में जब पूरी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई, जी तब उन्होंने राइसिना हिल के ऊपर अपनी जो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट्स हाउस सब उन्होंने उनका बनाया था। तो राइसिना हिल का मतलब ये है कि जो सरकार जहाँ बैठती है, जहाँ पे नीति निर्धारण करती है। तो राइसिना हिल का ये करीबन 1900 मेरे ख्याल से 90 के करीब में ये कॉलम चालू हुआ था। जी उस टाइम मैं और एक अखबार में, इकोनॉमिक टाइम्स में काम करता था, उसी टाइम चालू हुआ था। उसके बाद बिजनेस स्टैंडर्ड में भी मैंने चालू किया इसको। और ये सरकारी नीतियाँ, सरकारी जो अफेयर्स जो होती हैं सरकार की, उसके बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में मैं इसमें लिखता हूँ। ये हर पक्ष में, मतलब हर पाक्षिक कॉलम है एक, तो उसमें मैं इसके ऊपर कमेंट करता हूँ। जी एक सर, आपने द राइज ऑफ गोलियत, द डिसेप्शन, द चेंजेस इंडिया, और उसके बाद इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर स्टम्बलिंग इनटू द रिफॉर्म्स, ये किताबें लिखी हैं। हाँ। इनकी प्रेरणा और इनके पीछे का अनुभव। जो राइज ऑफ द गोलियत में जब डिमोनेटाइजेशन जब हुआ, जी तब लोगों का मानना ये था कि ये बहुत बड़ा एक डिस्ट्रप्शन है, ऐसा डिस्ट्रप्शन भारत में कभी नहीं देखा। जी तो मैंने ये बताने की कोशिश की है कि डिमोनेटाइजेशन तो ज़रूर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन था, पर हमारी जो भारतीय अर्थनीति जो है, भारतीय समाज जो है, तो मैंने 1947 से ऐसे बड़े बड़े डिस्ट्रप्शन, कैसे हमारी समाज और अर्थनीति को डिस्ट्रप्शन हुआ उसके बारे में मैंने लिखा। तो मैंने 12 ऐसे डिस्ट्रप्शन को मैंने दिए। जैसे कि तेलों के दाम 1973 में अचानक बहुत बढ़ गए थे। जी जैसे टेलीकॉम रेवोल्यूशन हुआ था, वो भी एक डिस्ट्रप्शन था। इकोनॉमिक जो रिफॉर्म 1991 में, वो बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन था। उसी तरह ऐसे 12 डिस्ट्रप्शन को मैंने इस किताब में उसकी एक उसका एक एनालिसिस किया है, और उसमें और भी मैंने आगे के क्या डिस्ट्रप्शन हो सकते हैं उसके बारे में भी मैंने बताने की कोशिश की है। यही था। और इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर्स का एक सीरीज़ है, जी 2 वॉल्यूम्स आ चुके हैं। हाँ जी वो 1947 से पहला वॉल्यूम 1977 तक था, इमरजेंसी तक। जी उसके बाद दूसरा वॉल्यूम जो निकल गया है वो पिछले साल, वो 1977 से 1998 तक का था। जी अब तीसरा वॉल्यूम जो अगले महीने आ रहा है वो 1998 से 2014 तक का। सो ये इस किताब में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के नज़रों से किस तरह से हमारी भारतीय अर्थनीति और जो नौकरशाही
या रिजर्व फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिश्ता कैसे बदलता गया है, उसके बारे में आलोचना की गई है। यानी थर्ड वॉल्यूम आपका नेक्स्ट मंथ हमें पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ और किताब लिख रहे हैं या कुछ अभी एक किताब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सिविल सर्वेंट्स कैसे काम करते हैं जी, क्योंकि बहुत लोगों का मानना यह है कि सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, IAS ऑफिसर्स जो होते हैं, वो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सिर्फ आज के दिन किसी दिन नहीं गए हैं। पर मेरा मानना यह है कि मैंने इसका एक अध्ययन किया है, मैंने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री ऐसी है जिसमें आधे से ज़्यादा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो सिविल सर्वेंट्स हैं। तो मैं इस किताब में जो लिखना जा रहा हूँ मैं उसमें यही देखूंगा कि किस तरह से सिविल सर्वेंट गवर्नर्स सरकार की बात मानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं जी। तो उसी का एक अध्ययन मैं कर रहा हूँ, जो दिखाने के लिए कि ये सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो सरकार के नहीं होते हैं। जब वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर बन जाते हैं, वो अपने आप अपने बन जाते हैं। उम्मीद है जल्दी वो किताब अभी सभी लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगी। जी जी। अच्छा, दूसरा एक, जब आपने लंबे समय से हर साल ये बात होती है, अब हम 2025 की बात करें, अभी शुरू हुआ है, तो मीडिया के लिए आप क्या समझते हैं, किस तरह की चुनौतियाँ और किस तरह के अवसर हैं? देखिए, पहली तो चुनौती ये है कि जो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही रैपिड गति से आगे बढ़ रही है, और जो डिफ्रेंशिएशन और डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जो आज का जो पाठक जो है या दर्शक जो है वो उसके पास बहुत सारे कंटेंट हैं उसकी, जैसे आपने कहा कंटेंट की भरमार है। तो उस भरमार में आप किस तरह से उसको और भी उसको सिखाने की और पढ़ाने की एक जो आपकी जो एबिलिटी है उसके ऊपर काफ़ी जोर पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ चैलेंज जो है जर्नलिस्ट की आज 2025 में और भी बढ़ गई है, क्योंकि किस तरह से वो दर्शक या पाठक की जो अंडरस्टैंडिंग जो है उसको किस तरह से और भी अपग्रेड कर सके। जी, अपग्रेड की बात करें, जैसे कोई बिजनेस जर्नलिज्म में कोई नया लड़का आना चाहता है, युवा पत्रकार बिजनेस जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना चाहता है, तो कौन से ऐसे मेन स्किल्स हैं जिन पर उसको काम करना चाहिए आपकी नज़र में, ताकि वो एक अच्छा बिजनेस, एक जर्नलिस्ट? देखिए, पहली बात तो ये है उसको करंट अफेयर्स के ऊपर पूरी तरह से एक पूरा कंट्रोल होना चाहिए, पूरा एक दखल होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वो नंबरों से घबरा नहीं सकता वो, क्योंकि जो आर्थिक पत्रकारिता है वो नंबरों का खेल है जी। तो वो और नंबर को समझना और नंबर को एक जो संदर्भ में रखना, मैं ये समझता हूँ कि आम पत्रकार जो होते हैं वो नंबर को नंबर के से देखते हैं, पर नंबर को अपने संदर्भ से नहीं देखते। मान लीजिए अगर आप कहें कि जो भारत की अर्थनीति है वो 327 लाख करोड़ की है ना, अगर आप कहें किसी को कहेंगे, अगर पत्रकारिता करेंगे भारत की अर्थनीति 327 लाख करोड़ है, ये काफ़ी नहीं है। बिल्कुल, ये ज़रूरी है कि उसको संदर्भ में लाया जाए कि भारत की अर्थनीति 327 लाख करोड़ है, पर चाइना की अर्थनीति उससे 5 या 6 गुना है, ज़्यादा है जी। तो ये जो संदर्भ में लाना, ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण बात है। और मैं समझता हूँ कि जो आर्थिक पत्रकार जो है इस चीज़ को एकदम एक जैसे मंत्र है, मंत्र की तरह इसे ले। यही एक आपका सफलता का मूल मंत्र जो आप देना चाहेंगे युवा पत्रकारों के लिए। थैंक यू भट्टाचार्य जी, धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि बिजनेस जर्नलिज्म में कितने सारे चेंजेस हैं और क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या अवसर हो सकते हैं। इन सब बातों पर उम्मीद है हमारे पाठकों को तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एक बार फिर से आपका धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।